अब हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश जी, हमारे साथ हैं। और जैसा हमने कहा भी कि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर हम नहीं चले हैं। और उम्मीद यही है कि सवाल जितने हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको चुभे नहीं, लेकिन राजनेता हैं और जनता के सवाल हैं तो कुछ सवाल तीखे हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल फ्यूचर कैसा दिख रहा है बिहार का फ्यूचर? मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिहार का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और हम तमाम बिहार के 13 करोड़ आबादी है, हम सबको बिहार को और बेहतर बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हाँ, इसमें जवाबदेही नेता का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है और जनता का भी सहयोग चाहिए। जब हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं ज़मीन तक उतरना चाहिए, नेता को भी समय समय पर समीक्षा करना चाहिए। और बिहार बहुत ही अच्छा है और जितना अच्छा इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हमें भारत में, देश दुनिया में नाम करना है। इसके लिए हम सभी को मिलजुल के काम करना है। हमारे आज़ादी से लेकर अब तक बहुत सारे बिहार के एक से एक नेता हुए हैं। सभी लोगों ने अपने इच्छा के अनुकूल बहुत काम अच्छा किए हैं। कुछ काम अच्छा किए हैं तो कुछ काम उनसे गलत भी हुआ है और मुझे लगता है कि कुल मिला के अब उस पर हमें नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। हाँ, हमें ये सीख लेना है कि उनसे क्या गलती हुआ, उसे हमें सही करना है। और जो काम करेगा उसी से गलती होगा, जो काम करेंगे उसी से सही होगा। और हमें आगे की ओर बढ़ना है, बिहार कैसे आगे बढ़ाना है। और कुल मिला के हमारे पूर्वज ने जो भी हमें विरासत दिया है, मैं अपने पूर्वज को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या हमारे नीतीश कुमार जी या इससे पहले हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी अपने अपने समय के अनुकूल में, उस समय में बहुत सारे परिस्थितियाँ था, उसका सामना करते हुए हमें बिहार को हमारे हाथ में भी सौंपा है। और आज का बिहार बहुत अच्छा है और इससे अच्छा हम सबका दायित्व है करना, जो आज की तारीख में बिहार को लीड कर रहा है। हम सभी मिलकर आने वाले समय में चाहेंगे कि अच्छा काम करें। जो करंट सिनेरियो है, जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक है, उसमें आपको लगता है कि कोई भविष्य के बारे में सोच भी रहा है बिहार के लिए? नहीं, निश्चित तौर पे 2013 से लेकर अब तक जो बिहार में पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने पावर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जो लड़ाई हो रहा है, वो निश्चित तौर पे हमारे बिहार के लिए अच्छा नहीं हुआ। 2013 से पहले जो अभी प्रेजेंट में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके बारे में मैं सुना हूं, क्योंकि मैं उस समय में मैं बिहार में नहीं था, मैं उनके काम को मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना, महसूस किया। 5 से लेकर 13 के बीच में बहुत ही अच्छा काम हुआ, लेकिन 13 से लेकर 24 पे हम हैं और लंबा समय हो चुका है, 10-11 साल होने के लिए जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना बेहतर काम 2010 में हुआ था, जितना बिहार का नाम 2010 में बॉम्बे तक गूंज रहा था, वो आज नाम नहीं गूंज रहा है। तो हमें उस पर हमें देखना है कि सिर्फ हमें अपनी कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ राजनीति नहीं करना है। हम जिसके लिए संकल्पित हैं, हमने कसम खाया, हमने शपथ लिया है कि हम बिहार को आगे करेंगे बगैर भेदभाव किए हुए, उस पर हम सभी को काम करना है। लेकिन अगर भेदभाव नहीं करना है तो जातिगत जनगणना करा के भेदभाव बढ़ेगा या घटेगा? कैसे? देखिए, हाँ, इस पे मैं आपको कहूँगा, जाति हमारी पहचान बन चुकी है और जिसने भी हमें जाति में बांट के रखा है, हम तो मनुष्य हैं, इंसान हैं। जब आदि मानव काल था उस समय में कोई जाति नहीं था, लेकिन हमारे समाज में जो समझदार थे उन्होंने हमें जाति के नाम पे बांटा और जाति अभी हमारी पहचान है। और जब हमारी जो पहचान है उसको कैसे हम छोड़ देंगे? आज मुझे शादी करना है तो मैं निषाद में जाके शादी करूंगा, मैं अपने बेटा का शादी करूंगा, वो भी निषाद परिवार में जाके शादी करूंगा। अगर भूमियार समाज से कोई है, उनको भी अपने बच्चे को शादी करना है तो भूमियार को ढूंढेंगे। ब्राह्मण समाज में ये तो निजी, तो ये जाति हमारी पहचान हो चुका है, निजी मामला है। जाति हमारी पहचान हो चुका है। जैसे हम अपने घर के सदस्य के लिए परिश्रम करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसी तरीके से हमारी जाति हमारी पहचान है और उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, उनके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो जाति है वो हमारा परिवार है। आज वो भले हमारे साथ नहीं, लेकिन कल उनके घर पे हमारा शादी ब्याह होगा, वो रिश्तेदार कहलाएगा। और जब उनके घर पे कोई मजबूरी होगा, समस्या होगा, तो हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बिहार में जाति हमारी पहचान है और जाति आधारित जो गणना हुआ है
ये किसी को बांटने के लिए नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ कि भाई किस जाति के कितना संख्या है और उसका आर्थिक स्थिति क्या है, वो उनके घर में एजुकेशन कितना है, उसके पास लैंड कितना है, उसमें किस में क्या ज़्यादा समस्या है, उसको दूर करना है। तो ये समीक्षा तो समय समय पे होना चाहिए। अभी जैसे भारत सरकार को लगा कि सामान्य वर्ग में भी गरीबी है, उन्होंने पॉलिसी बनाया, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया। उनको एहसास हुआ कि नहीं, इसमें भी गरीबी है और 8 लाख से कम कमाने वाले को आरक्षण मिलना चाहिए। उसी तरीके से सभी जाति वर्ग में हमारे पूर्वज ने भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब बनाया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुका है और बहुत सारे लोग पीछे रह गए हैं, तो उसकी बराबरी कैसे होगा, तो उन्होंने एक आरक्षण का पैटर्न बनाया। उस समय में SC ST का व्यवस्था किया गया। तो ये समय समय पे हर किसी को पॉलिसी करना, और ये बांटने की चीज़ें नहीं है, उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो काम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, और पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, जिसका जो हिस्सेदारी है उनको वो मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अभी आपने एक बात कही कि मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए नेताओं को, और उसके लिए मतलब ज़्यादा सेटिंग नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, किसी खास की तरफ इशारा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम सबके लिए बोले हैं, किसी खास के लिए नहीं। हमने सबको धन्यवाद भी दिया कि जो भी अभी जितना भी किए सब अच्छा किए हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ काम गलत हुआ तो उस पर उंगली भी उठना चाहिए, और उससे हमें सीख मिलता है कि भविष्य में ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन हमें किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। अभी हम सभी, हमारे जितने भी बिहार में सांसद है, विधायक है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब मिलकर हम लोगों को बिहार के बारे में सोचना है और आगे अच्छा काम करना है। लेकिन जो नेताओं में जो लीडरशिप होनी चाहिए, जो शुचिता होनी चाहिए, एथिक्स की बात होती है, आपको लगता है कि इस राजनीति के इस दौर में थोड़ा सा उसमें कमी आई है? हाँ, मैंने कहा ना, कमी आया है। 2013 से लेकर अभी के बीच में हमें लगा कि बहुत ज़्यादा सब अपने स्वार्थ के लिए, कल तक बोलेंगे हम दरवाज़ा बंद रखते हैं, वही दरवाजे के अंदर इन कर लेते हैं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। हाँ, देश के उन्नति के लिए, समाज के सभी वर्ग के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें है कि जो उसके लिए आपको काम करना चाहिए। लेकिन ये सभी पार्टियों के लिए आप बोल रहे हैं? सभी पार्टी के लिए कह रहे हैं, सभी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहे, सभी पार्टी को कह रहे हैं, इंक्लूड मैं भी। मुझे भी अपने विचार के साथ आगे रहना चाहिए। हमें, हमारा लक्ष्य क्या है राजनीति में आने का? अच्छा, अगर हमने बॉम्बे में 900 रुपया महीने पे नौकरी करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना के एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, और उसके बाद मैंने बिहार में पैर रखा, तो मेरा उद्देश्य क्या है? और वो उद्देश्य हमारे पास, हम जब तक हम जिंदा रहे तब तक वो उद्देश्य के साथ जिए, उस उद्देश्य को पूरा करें। अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा तो तब तक हमें उस उद्देश्य के लिए हमें संघर्ष करना है। अच्छा, ऐसा कोई रूल बनना चाहिए क्या, या बना हुआ है? आप नेता हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे, कि आप जिसके खिलाफ चुनाव लड़कर आए बाद में उससे हाथ ना मिलाएं, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति है, चुनाव जनता, हमें चुनाव जनता के बीच में हम जाते हैं, हमारी पॉलिसी जो है, हमारे आचरण, हमारे विचार, सब चीज़ जनता को अच्छा लगेगा तो हमें जिताएंगे। अगर नहीं जिताते तो हमें अपने गिरेबान में झांकने का। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप जिसके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद उसी से हाथ मिला लेते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? मैं ये पूछ रहा था। नहीं, देखिए, इसमें संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो गठबंधन की राजनीति जो आज की तारीख में हो रहा है, एथिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या ऐसा सही है? देश की राजनीति में अभी ये सही हो चुका है। इसको हाँ, ये अभी देश की राजनीति में पहले वाला राजनीति अभी नहीं रहा। अभी बहुमत आप साबित कीजिए। अब बहुमत पूरा करने के लिए आपको लगता है कि आपके पास अगर कम बहुमत है और दूसरे के सहयोग लेकर गठबंधन की सरकार चलाते हैं, तो वहाँ पे ये व्यवस्था है। और उसमें जो लीडर होता है, मुखिया जो चुने जाते हैं, उनका भी कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपने दम पर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना हूँ, हम अपने सहयोगी के दम पर अगर मुख्यमंत्री बने तो जितना इस कुर्सी का मेरा अधिकार है उतना ही हमारे सहयोगी का है। ये उस मुख्यमंत्री को वो चीज़ बात मानना चाहिए, उस लीडर को मानना चाहिए। अगर कल ही मैं पावर में आता हूँ, अब मैं किसी के सहयोग लेकर अगर पावर पे 1 नंबर कुर्सी पे बैठता हूँ, तो मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि उनका भी जो पॉलिसी है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका सपना है, वो मेरा काम है होना चाहिए कि कर्तव्य होना चाहिए कि उनका पूरा होना चाहिए, ना ही कि हम अपने सपना को इसी पूरा करते रहे। हेलो मुकेश जी, एक सवाल। मेरा सवाल आरक्षण को लेकर है। जी हाँ। जैसे धरती और आकाश है, सबको सम्यक रूप से देखती है, और राजनेता जो है कि नहीं, आरक्षण को लेकर अभी आपने कहा कि जाति सिर्फ सर्वे हुआ कि एक दूसरे को जाने कि कौन कितना पिछड़ा है। मेरा सवाल ये है कि क्या
यह आरक्षण इसलिए न बनाया गया था कि जो सबसे दबे कुचले लोग हैं वो मुख्य धारा में आ जाएं जी हाँ, और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। जी हाँ। तो क्या बिहार की राजनीति में जो लोग दलित, पिछड़े, अकलियत के लोग मुख्य धारा में आ चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए विकसित बिहार बनाने के लिए, भविष्य के बिहार के लिए, कि उनका आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए? ये ऑलरेडी संविधान में व्यवस्था है कि 10 साल में परिवर्तन होना, समीक्षा होने की आवश्यकता है। लेकिन आप जो दिल्ली में बैठे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनको इस पे काम करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी ये संविधान में है व्यवस्था कि अगर बेहतर हो गए हैं तो आपको खुद छोड़ना है और या सरकार के व्यवस्था के अनुकूल उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन उस पर सरकार ही नहीं ध्यान दे रहा है, उस पर सरकार काम नहीं कर रहा है। ये सरकार का जो दिल्ली में बैठे हैं, जो जहां से कानून बन रहा है, उनको इस पर जरूर काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि उस पर काम होना चाहिए। जो सबल हो गया, मजबूत हो गया, आज मुझे व्यक्तिगत आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग गरीब है उनको मिलना चाहिए। तो इस पे सरकार को बड़े पैमाने पे बड़ा प्लेटफॉर्म हो और इस पे चर्चा होना चाहिए। अगर आप सीएम बन जाएंगे बिहार के, तो क्या यह घोषणा कर रहे हैं कि आप इस तरह के लोगों का आरक्षण पूरी तरह समाप्त कर देंगे? देखिए, अभी हमें इतना ऊपर आप तो खुद आरक्षण ले रहे हैं, पता चला है। हमें इतना ऊपर मत चढ़ाइए, ठीक है? अभी हम सीएम के रेस में नहीं हैं, ठीक है? और सीएम के रेस में जाने से पहले विधायक बनाना होता है, ठीक है? तो हमारा प्रयास है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाएं, और जब हमारे पास विधायक बन जाएगा तो विधायक हमें चुनेंगे पार्टी में कि किनको सीएम बनना है, ठीक है? तो अभी सीएम वाले लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा मानना है कि देश में समीक्षा समय समय पर आरक्षण पे होना चाहिए। और जिस तरीके से आर्थिक आधार पे समीक्षा आरक्षण हुआ, इस देश में हर नागरिक के लिए, हर जाति धर्म के लिए आर्थिक आधार पे भी आरक्षण होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा समीक्षा होना चाहिए। मुकेश जी अपनी शक्तियों को कम करके आंक रहे हैं। मधु कोड़क बिल्कुल उदाहरण है, इकलौते थे और सीएम बन गए थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुकेश जी, अगर आप कह रहे हैं, मधु कोड़क का उदाहरण सामने है। देखिए क्या है कि समय से पहले बहुत अपनी पॉलिसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर डिस्क्लोज कीजिएगा ना तो बहुत सारे दुश्मन जो है ना, जो आपके अपने हैं ना, वो भी आपके पीछे लग जाएंगे आपको गिराने के लिए। अभी बिहार में आपने देखा कि मेरे पास 4 विधायक हुआ और मैं अपना ज्ञान का इजहार करने लगा, मैं कुछ अच्छा काम करने लगा, तो लोगों को लगा कि एक अति पिछड़ा का बेटा और इतना आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, तो इसको रोको, नहीं तो ये कल का भविष्य का बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। तो रोकने का प्रयास किया। तो हमें अपने काम के साथ साथ आगे एक पॉलिसी के एजेंडा के तहत हमें आगे बढ़ना है, काम करना है। एक सवाल सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये जो गठबंधन की राजनीति है, हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जनता आपको चुनती है, वोट आपको देती है, और आप अपने अनुसार तय करते हैं कि आपको क्या करना है। नहीं ना, आपके विचारधारा पे जनता वोट देती है कि आप क्या करेंगे, और बाद में आप बदल जाते हैं, अपनी चीज़ों को, नीति को बदल लेते हैं। ये कैसी बात है? नहीं, आपने कहा कि जनता हमें चुनता, हमें नहीं चुना। जनता अगर हमें 243 विधानसभा में 125 विधायक अगर हमें दे दे तो हमें गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं है। हमें, हमारे पास नंबर जब कम होता तब हम गठबंधन करते ना। आज बता दीजिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास 125 विधायक होगा तो कहां किसी को अपने बगल में बैठाएंगे? तो क्या करेंगे? तो आप अपनी नीति बदल लेंगे? नहीं, नीति नहीं, हमारे पास जिस वोट मिला है। देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास फुल बहुमत होगा तो हम कहां कंप्रोमाइज करेंगे। रहा कि जब हमारे पास फुल बहुमत नहीं है और हमें एहसास भी नहीं है कि हमारे पास फुल बहुमत आएगा, तो हम चुनाव से पहले जब गठबंधन करते हैं तो फिर हमें क्या होता है कि जब चुनाव से पहले गठबंधन जब करते हैं तो मेरा कर्म धर्म बनता है कि जो सहयोगी हमारे साथ रहा है, चुनाव से पहले जुड़ा है, वो चुनाव के बाद भी हमारे सरकार में साथ में रहे। जैसे आज मोदी जी को पता है कि हम अकेले पूरे देश में सरकार नहीं बना सकते, 272 नहीं पूरा कर सकते, इसलिए 38 पार्टी को उन्होंने साथ लिया। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन भी को पता है कि हम अकेले पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी कि हम अकेले पूरे देश में सरकार नहीं बनाएंगे, इसलिए उन्होंने भी मैक्सिमम पार्टी को अप्रोच करके साथ ले रहे हैं। अब सरकार जब बनेगा तो निश्चित तौर पे हो सकता है उनके पास अपना बहुमत हो जाए, उसके बावजूद उनका कर्तव्य बनता है कि हम सहयोगी को साथ लेके चले हैं तो आगे भी लेके चलेंगे। अब 2 बार से देखिएगा, मोदी जी के पास 272 से ज़्यादा पूरा हुआ, अभी 303 हो चुका है, उसके बावजूद जो उनके साथ सहयोगी एलाई पार्टनर थे उनको साथ लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जनता अगर एक पार्टी को, अगर एक सिंगल पार्टी लड़ेंगे
और उसको फुल बहुमत अगर मिल जाएगा तो फिर वो किसी को पूछे नहीं, वो अकेले काम करेगा और उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होगा। एक सवाल और मुकेश जी, एक सवाल। मुकेश जी, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि ये संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें आरक्षण का जो लाभ दिया। आपने संविधान पढ़ा होगा, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा था ताकि जो पिछड़े लोग हैं वो देश की मुख्य धारा से जुड़े, ठीक है। लेकिन आज उस आरक्षण को, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उसकी पक्षधर हूँ। मेरा ये कहना है कि आरक्षण, जैसे अभी बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसके आधार पर आप लोगों ने, अभी आपने तुरंत कहा कि ये जनगणना लोगों को आंकने के लिए था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कौन कितने पढ़े लिखे हुए हैं, किस तबके से लोग कितने हैं, कितने परसेंटेज उनकी जनसंख्या है। आपने उस आरक्षण के बाद, जो कि वो ऊपरी सतह पे लिया, ऊपरी जनगणना की गई थी, ये सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को। और आपने, मैं तो नहीं जानता हूं, आप ही जान रहे हैं, ऊपर हुआ। हमें इतना पता है कि बिहार के 4-5 करोड़ टीचर ने दिन रात मेहनत किए हैं। अगर आप सरकार पे उंगली नहीं उठा रहे, बिहार के जो जिन्होंने काम किया पदाधिकारी, उस पे उंगली उठा रहे, ऊपर नहीं हुआ, जमीन पे काम हुआ। सवाल कंप्लीट कीजिए, सवाल कंप्लीट। देखिए, मैं इससे पहले ही मैं कह चुका हूं कि ये आरक्षण में 10 साल में के बाद समीक्षा होने की बात की गई थी। Let me complete my question, sir. Then you will. आप तो भाषण दे रहे हैं ना, भाषण एक एक करके बात कीजिए ना, हम दे रहे हैं ना, आपको जवाब फिर से सुन लीजिएगा ना। हमने पहले ही कह दिया है कि 10 साल के बाद समीक्षा होना चाहिए, इस पे भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता, वो करे। मना किसने किया है उनको? हम लोग भी चाहते हैं कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था बना था उसके अनुकूल भारत सरकार को काम करना, मुकेश सहनी को तो करना नहीं है। अगर सवाल बस खत्म कंप्लीट हो जाए। सर, मेरा ये कहना है कि आपने जैसे ही जनगणना हुआ, आपने तुरंत आरक्षण का परसेंटेज बढ़ा दिया, ठीक है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा है कि आरक्षण उनके फाइनेंशियल कंडीशन पे होना चाहिए, ना कि उनकी जात के आधार पर होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। आप अपना तुरंत ने आपने अपना जो ताज था तुरंत शिफ्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर विचार करे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये करे। Whether you have taken consent from the central government कि ये जो अपने परसेंटेज बढ़ा दिया, you have not taken consent। मेरा ये कहना है कि being a राजनेता, आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप, चूंकि हमारे आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता आपको चुन के लाई है, आपको सभी की बात सुननी है, ना एक पर्टिकुलर कास्ट की बात सुननी है। आप कृपा करके, हमारा ये कहना है, जब आप विधानसभा में जाते हैं तो उनको ये बात सतह की बताइए कि जो एजुकेटेड क्लास के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी के, उनको इस लाभ से हटा दिया जाए। लेकिन राजनेता कभी इस बात के लिए सहमत नहीं होते। वही सवाल है जो सवाल इन्होंने उठाया था, उसी पे आए हैं कि, और जो आपने कहा भी था कि उनको छोड़ना चाहिए, तो क्या इस पर कुछ मतलब एकजुटता हो सकती है नेताओं? देखिए, सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लाया गया जाति आधारित गणना करने का, और सरकार ने वो पॉलिसी के तहत बिहार में आंकड़ा जुटाए, ये अलग मामला है। उसके बाद सरकार को लगा कि हम इस पे एक अलग पॉलिसी बनाएं, और सरकार ने आरक्षण जो SC और ST OBC में BC1 BC2 को आरक्षण का दायरा जो था उसमें बढ़ाया। तो ये सरकार का पॉलिसी है, और मैं मानता हूं कि सरकार का पॉलिसी जितना और अच्छा होना चाहिए उतना नहीं है। बिहार में OBC 63% है और आप आरक्षण अभी भी 43% है, तो मैं मानता हूं कि ये पॉलिसी सही नहीं है, 63% होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन सरकार को लगा कि हम 27% से 43% करें, तो उन्होंने किया है। और मुझे कल लगेगा कि इसमें और बढ़ोतरी करने की आवश्यकता होना चाहिए, लोगों के जीवन स्तर को सही करने के लिए तो होना चाहिए। अभी कल तक था कि भाई आज जैसे सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया, आज बताइए कि 8 लाख कमाने वाला को हम कैसे गरीब माने? अगर 8 लाख कमाने वाले को गरीब मान रहे तो मनरेगा में 290 रुपया कमाने वाले को क्या मानिएगा? 290 रुपया कमाना मतलब 10,000 रुपया साल का नहीं, महीने का नहीं कमाना होता है। 1,20,000 नहीं कमा रहा, आप उसको गरीब नहीं मान रहे? आप उसको भी सामान्य उसी व्यवस्था में जोड़िए, आर्थिक आधार पर आरक्षण उनके लिए भी आप व्यवस्था कीजिए। आपने भी आखिर जाति के आधार पर ही सामान्य वर्ग के आरक्षण का व्यवस्था किया है, तो उस पर तो आप उंगली नहीं उठाइएगा। तो सवाल यह है, तो हमारा कहना कि आरक्षण तो
देश में अगर ऐसी व्यवस्था है तो जिसकी जितनी आबादी है, और बरसों से उठ रहा है, हमारे पूर्वज भी उठाए और सभी राजनेता ने उठाया, जिसकी जितनी आबादी है उसको जनगणना करके उनको आरक्षण वहीं पे खत्म कर दीजिए, वहां पे मेरिट लेवल पे ले आइए, उनको उतना कोटा दे दीजिए, उसमें आप कोई कटअप मत रखिए, जो अच्छे पढ़ लिख के आएंगे वही ऑफिसर बनेंगे, उस व्यवस्था कीजिए। आप स्कूल का व्यवस्था सही कीजिए, हॉस्पिटल व्यवस्था सही कीजिए, आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आज मैं अपनी जिंदगी में बेहतर सब चीज कर लिया तो मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं कहाँ आरक्षण के पीछे घूम रहा हूं, मैं अपने तरफ से जितना हो सकता उतना मैं अच्छा काम कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए और सभी देश के टॉप से लेकर और नीचे तक के लिए इसके लिए पे बड़े लेवल पे इस पे मंथन करने की आवश्यकता है। एक सवाल और मुकेश जी, एक सवाल और बस। सर मेरा भी यही सवाल था कि अभी हाल में ठीक है, बोलो, आप बोलो कि सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा सा माइक। सुप्रीम कोर्ट के जज का ये जो खुद दलित जज हैं उन्होंने कहा था कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है वैसे ही एससी एसटी में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जो लोग समृद्ध हो गए हैं जैसे आईएएस आईपीएस, और उनको मतलब कि दूसरों को मौका देना चाहिए अपने वर्ग में। तो इस पे आपका क्या राय है? बिल्कुल नहीं, निश्चित तौर पे ये सही है और मैं तो कहूँगा कि ऐसे ऐसे जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के जो भाई आरक्षण का लाभ ले रहे, जो जिनके पास संपन्न हो चुका है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास सब चीज़ है तो आप अपना, आपके पास जो एकत्रित खाना है ना वो अपने भाई को दीजिए ताकि आपके भाई खा के वो मजबूत हो। मैं सबको अपील करूंगा कि आप वो छोड़िए, छोड़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि मुझे आरक्षण की जरूरी नहीं है, अब मेरे जैसे लोग अगर आरक्षण लेंगे तो फिर हमारा गरीब भाई कैसे आगे निकलेगा। तो इसलिए अच्छी बात है, और हमारे जितने संविधान में पहले भी दिया है और अभी भी राजनेता को छोड़ना चाहिए। जो सबल हो गया, आईएएस आईपीएस बन चुका है, 2 बार सांसद बन चुका है, ऐसे लोगों को आरक्षण का जो दायरा है उनको छोड़कर और हमारे गरीब भाई को वो ट्रांसफर करना चाहिए। कानून तो बना है ना, इसको लागू तो दिल्ली सरकार को करना है ना, सख्ती से इसको कानून को फॉलो कराना ये देश के सरकार को कराना। और हमको भेजिए दिल्ली में 10 को सांसद बना के, देखिए हम इसको में बदलाव लाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, क्या एक सवाल है आपका? हाँ सैनी जी, हाँ। आप जाति की पार्टी चलाते हैं, अगर आप इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे इन सवालों से कि जाति और आर्थिक आसार पर जो है लोगों को निकल जाना चाहिए, तो जब आरक्षण दिया गया था तब ये सोचा ही नहीं गया था कि कोई आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। उसकी वजह ये थी कि अत्याचार जाति को लेकर हो रहा था। तो अगर आप जो आपका मूल मुद्दा था, आपके जो लोगों ने, जो दलित लोगों ने और दूसरी जातियों के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, आप अगर इन सब सवालों के जवाब देते हैं और इनको एंटरटेन करते हैं तो आप अपने असली मुद्दे से भटक नहीं जा रहे। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देखिए, हमें आज पता है ना कि हमें क्या काम करना है। हमारे पूर्वज जो अपने उनके बुद्धि विवेक था उस पर उन्होंने काम किया, और आज मुझे जो सही लगेगा तो मैं करूँगा। कभी कोई काम करने से आपको बहुत फायदा होता है तो कभी कुछ काम करने से नुकसान भी होता है, और हम ये सोच के करें कि इससे हमारा नुकसान होगा और हम अपनी बात को भी सही से न रखें तो फिर हम कैसे नेता। तो आज हम आरक्षण की वकालत हम करते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जब अगर कोई सबल हो गया, मजबूत हो गया, उनको छोड़ना चाहिए। हमारा इंटेंशन क्या है? जो गरीब है उसको ऊपर लाना। तो हमारा इंटेंशन हमेशा वही रहेगा कि हमने अभी कहा ना कि आरक्षण का दायरा 43 नहीं 63% होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें 63 भी उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको जरूरत है। जो जिनको जरूरत नहीं है उनको नहीं मिलना चाहिए। जैसे मुझे जरूरी नहीं है, मुझे नहीं मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को जरूरी नहीं है। हमारे पास पैसा है, हमने कमाया है, मेहनत करता हूं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे। उनके लिए कॉलर सिर्फ हम किसी से डोनेशन में मांग के नहीं लाना चाहेंगे। हम चाहेंगे जिनके पास वो व्यवस्था नहीं है उनको वो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग राय होता है, लेकिन हम इस पे भटकने वाले नहीं हैं। हमें ये अच्छा लगता है कि इस पे समय पे समीक्षा होना चाहिए। तो ये सही है कि समीक्षा होना चाहिए। जो इस गरीबी से उठ गया है, ऊपर आ चुका है, उनको स्वतः छोड़ना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़े तो सरकार को एक मजबूत कानून बना के उसको छोड़वाना चाहिए और हमारे गरीब भाई को उसको लाभ मिलना चाहिए। मुकेश जी, एक सवाल और आ रहा है। मुकेश जी, एक सवाल आपसे है कि क्या आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस चीज को लाने जा रहे हैं? जरूरी पड़ेगा तो जरूर लाएंगे। नहीं, बस ये हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ये डिप्लोमेटिक जवाब? मैं बोल दिया वही घोषणा हो गया। अभी घोषणा कर दीजिए ना कि आप इस चीज को लाने जा रहे हैं अपने। देखिए, जो मैं बोला हूं जी, ऑन कैमरा है जी, जब हम बोल दिए हैं, और ये पहले से भी हम बोलते आ रहे हैं,
आप हमारा ऐसे सैकड़ों वीडियो उठाइएगा, उसमें हम हमेशा ऐसे हमेशा बोलते रहा, तो निश्चित तौर पे हमारे जब ऐसे सिचुएशन आएगा उसमें हम लोग इस बात को रखेंगे, और अभी भी हम कह रहे हैं। लेकिन मेरा लगता है कि देखिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है, भविष्य का बिहार। तो ठीक है, भविष्य का बिहार इसी से तो बनेगा। नहीं, इसमें कैसे होगा? नहीं, जब तक मूलभूत और भी इसके ऊपर आइए। देखिए, हम आज जो सोच के आए हैं कि बिहार कैसे तरक्की करेगा, उस पर हम सोचे कि कुछ चर्चा हो, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। थोड़ा आप हमारा भी इंटरव्यू ले लीजिए कि भाई आखिर बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। हमें मानना है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में 900 रुपया महीने पे नौकरी मैंने किया, 30 रुपया रोज पे नौकरी करके एक बेहतर बिजनेसमैन बन के बॉम्बे से, और आज आपके बीच में मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ किया, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि बिहार भी ग्रोथ करे। आज हमारे बहुत सारे नेता को आप सुनते रहिएगा कि हम ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है कि पैसा कहां से आएगा। आप सुनते होंगे पूरा बिहार में घूम घूम के लोग अपने अपने तरीके से पॉलिसी बनाते। भाई पैसा आएगा तब ना ताजमहल बनाइएगा। सिर्फ ताजमहल बनाने से, बोलने से नहीं बनेगा, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ेगा। आपके राज्य में जो आप बजट बना रहे 2,65,000 70,000 करोड़, आप खर्चे नहीं करते हैं, खाली हवा में है बजट, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अब पैसा तो दूसरे राज्य में देखिए 5 लाख करोड़ का बजट बनता है, पैसा रहता है। बतौर पार्टी अध्यक्ष आपकी क्या है, मतलब क्या ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं आप? बहुत सारे चीज पे हमारे सुधाकर जी हमारे मित्र बैठे हैं। कृषि सेक्टर पे हमने काफ़ी इनका स्टेटमेंट देखा, सरकार में रहकर सरकार के बीच में लड़ाई लड़ना। आज की ज़रूरत है कि हमारे बिहार को आगे बढ़ाना है, तो कृषि सेक्टर में बहुत काम करना है। हमारे बिहार में सब चीज़ है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास लैंड है, पानी है। ये 3 चीज़ जिसके पास होगा वो कृषि सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकता है। हमें पशुपालन में बहुत अच्छा काम करना है। आज आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में चले जाइए, इंडापुर करके जिला है, शरद पवार जी का क्षेत्र लगता है। 5 जिला में 1.25 करोड़ लीटर दूध एक दिन में उत्पादन होता है। 1.25 करोड़ लीटर दूध एक दिन में उत्पादन होता है सिर्फ 5 जिला में। और हमें पूरा बिहार में 38 जिला में 16 लाख लीटर दूध होता है रोज का। आप बताइए कि पशुपालन हम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग कर रहे हैं? जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके लिए हमें पशुपालन पे बढ़िया अच्छा से काम करने की आवश्यकता है। मछली पालन पे काम करना है। हमारे पास करोड़ों निषाद है, परिवार है, उनके लिए सरकार का बेहतर पॉलिसी होना चाहिए। हमारे कई हजार तालाब सूखा पड़ा है, उसमें सरकार का पॉलिसी हो कि सही से ओराईकरण करके उसमें मछली पालन करना। आज बिहार में मछली हमें आंध्र प्रदेश से लाना पड़ता है, और 10 दिन पुराना मछली को बिहार की जनता को खाना पड़ता है। ठीक है, तो इस सेक्टर में हमें काम करना है। कोसी में हमारा लो लैंड है, उसको कोसी को हमें सही करना है। उसके कारण हमारा कई लाख हेक्टेयर जमीन हर साल में 2-3 महीने के लिए वहाँ पे हम कृषि योग्य जमीन उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए नेपाल से लेकर और आपके बंगाल के खाड़ी तक के लिए एक बांध का व्यवस्था करना पड़ेगा। आज काम चालू कीजिएगा तो 30-40 साल लगेगा इसको सही करने में, लेकिन काम आज चालू कीजिएगा तो हमारे आने वाला पीढ़ी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लाखों हेक्टेयर जमीन आपको उसको उपयोग में आएगा। तो इसी तरीके से करना है। अभी जैसे मैं मानता हूँ कि बिहार में जो भी हमारे पास पैसा है, उस पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उस जगह पे खर्चा करना है। अब कुछ खर्चा तो सब करना है, बहुत सारे चीज करना है, लेकिन आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे को फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका लोगों के लिए उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको उद्योग कैसे लगे उसमें आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए रोड के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। आज बताइए मुझे, हमारे पास पटना में एसके ईस्ट मेमोरियल हॉल है, उसके बगल में बापू सभागार बन चुका है। आज बिहार को जरूरी नहीं है, ये चाहिए, आने वाला समय में जरूरी गिरता। अब 2000 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्च कर दिए, यही पैसा पशुपालन में खर्चा करते तो बिहार का बहुत अच्छा होता। आप पुराना म्यूजियम रहते हुए नया म्यूजियम बना दिए, हजारों करोड़ रुपया खर्चा किए, आज जरूरी नहीं है। वो पैसे को दूसरी जगह डाइवर्ट करना चाहिए। तो बहुत ऐसे पॉलिसी है जो पूर्व में हमारे लोगों का सही विजन नहीं रहने के कारण वो पैसा डेट पड़ा हुआ है। गलत नहीं हुआ, बना है,
ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं था। वो पैसे को हम दूसरी जगह डाइवर्ट करके उस पर हम बिहार में पहले इनकम कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोचना है, कैसे दूसरे राज्य के लोग बिहार में आके काम करें। आज हमें इंपोर्ट गुजरात में होता है और मोबाइल आप यूज कर रहे हैं बिहार में, और 18% जीएसटी आप गुजरात सरकार को दे रहे हैं। अगर एप्पल फोन खरीदिएगा 2 लाख रुपया का होगा और उस पर 18 दुना 36,000 रुपया टैक्स होता है और गुजरात सरकार को मिलता है। आप भाई बिहार में भी ऐसे हमारे उद्योगपति उसको सब्सिडी दीजिए, बिहार में मंगाएंगे, और जब बिहार में आएगा तो बिहार से जब हम सेल करेंगे तो 18% अगर टैक्स बिहार को कलेक्ट होगा तो 9% राज्य सरकार का होगा, 9% केंद्र सरकार का होगा। तो हमें यानी कि एक मोबाइल के पीछे 18,000 रुपया राज्य सरकार को प्रॉफिट होगा, उनके जेब में जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, जो बड़े उद्योगपति को आपको बिहार में एंटर करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे तो उसके लिए सब्सिडी देना पड़ेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा। जैसे बॉम्बे या अन्य प्रदेश में MIDC है, उस तरीके से आपको बिहार में अच्छा व्यवस्था करके देना पड़ेगा सरकार की तरफ से। तो ये सब चीज़ पे मुकेश जी, जो कमियां आप बता रहे हैं कि ये हुआ लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, तो सरकार बनाने की प्रक्रिया में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप भी शामिल हैं कहीं ना कहीं से, तो उस समय ये क्या पॉइंट्स आपने उठाए थे या इस पे चर्चा हुई थी कि करना क्या है, तो उसका क्या हश्र हुआ, ये मैं समझना चाहता हूं। हश्र यही हो गया कि 4 गो विधायक को ले लिए, ठीक है, जो मंत्री बने हुए थे रोड पे ला दिए ज्यादा बोलने के कारण ही, ठीक है, क्योंकि आप जब आपके जिसके पास बड़ा पावर है ना, वो आपकी बात को ज़्यादा नहीं समझेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, और उसके बाद ज़्यादा बोलिएगा ना तो फिर आपको रोड पे ला देंगे, ठीक है। तो कभी कभी चीज़ आपको नुकसान भी करता। खैर हमें उस नुकसान से 1% भी हम घबराए नहीं हैं और विचलित नहीं हुआ हूँ, और हम अपने विचार को हमेशा जब भी जरूरी पड़ा रखे हैं। और ये जो मैंने गिनाया वो हमारे समय में नहीं हुआ, उससे पहले हुआ है, ठीक है। हमारे सामने में जो भी काम ऐसा हो रहा था जिस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते और जरूरी नहीं था, उसको हम रोक दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे फाइल है जिसको हमने रोक दिया। हमारे विभाग में बोला 500 एम्बुलेंस लाना है पशु के इलाज के लिए, हम बोले जरूरी नहीं है और हमने रोक दिया, ठीक है। बिहार में जनता का इलाज करने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता, उसके लिए पहले पूरा कीजिए। पशुपालन के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं है, आप क्या पशु को एम्बुलेंस लाइएगा? हाँ, डॉक्टर को जाना तो एक मोटरसाइकिल खरीद के दीजिए, मोबाइल दीजिए, जहाँ पे किसान फोन करेगा मोबाइल मोटरसाइकिल पर उठा के और डॉक्टर वहाँ उसके घर पे चला जाएगा पशु को उपचार करने के लिए। उसके लिए एम्बुलेंस खरीदने की आवश्यकता नहीं। तो हमने बहुत ऐसी पॉलिसी हमने रोक दिया। आप देखिएगा हमारे विभाग में हम जब भी जितना समय काम किए, बहुत ज़्यादा समय तो मिला नहीं, जितना भी समय मिला उतने समय में बहुत सारा अच्छे पॉलिसी बनाया जो जरूरी था, और बहुत ऐसे काम जो था जो जरूरी नहीं था उस सारे काम को हमने रोक दिया। सुधाकर जी ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि आने वाला समय, आने वाला जनरेशन, आने वाली सरकार, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे आने वाला जनरेशन जो भी बिहार को लीड करेंगे, और बहुत सारे नेता हैं, सब प्रयास करते हैं कि हम बिहार को सेवा करें और सबको प्रयास करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगला जनरेशन जो भी होंगे जो लीड करेंगे, मुझे लगता है कि उसको बिहार और देश दुनिया के बारे में काफ़ी समझ आ चुका है अभी, और वो बिहार को अलग नज़रिए से देखेंगे और बिहार को आने वाले समय में डेवलप करेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, और उसमें हम सबको अपने अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवाल का जवाब भी दिया और वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत